नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज पॉलिटी में हम प्रस्तावना पे बात कर रहे थे। प्रस्तावना की विशेषताएं बता रहे थे। क्योंकि बहुत बड़े वीडियो बनाना और पोस्ट करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो छोटे छोटे ही रखती हूँ। अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से क्रमबद्ध पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एक साथ 1-2 घंटे का लेक्चर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक के बाद एक वीडियो देखेंगे तो वो क्रमबद्ध ही हो जाएगा। और बाकी हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी इससे जुड़ते रहें। तो प्रस्तावना में हमने क्या क्या किस किस चीज़ पर बात कर ली थी। प्रस्तावना का जो हमारे भारत का जो स्वरूप था, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, तो हमने प्रभुत्व संपन्न पर बात कर ली थी, पंथ निरपेक्षता पर बात कर ली थी, समाजवाद पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र पर। किस पर बात करेंगे? लोकतंत्र पर। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताया जरूर करो कि कोई सुधार करना है या सही पढ़ा रही हूँ या आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखा करें। है क्या कि सीधे सीधे पॉलिटी अगर पीटी के लिए पढ़ानी होती तो मैं सीधे सीधे आपको जो फैक्ट हैं उनको बताते हुए निकल जाती, पर फैक्ट तो आप बुक से भी रट लेंगे। मैं भी इसमें बता ही दूंगी सारे फैक्ट, लेकिन अगर आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो ये आपके मेंस में भी काम आएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको आईएएस वगैरह देना है तो उसके लिए भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं इसको लिंक करते हुए पढ़ा रही हूँ। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अर्थ लोकतंत्र क्या होता है? अर्थ में लोकतंत्र जो होता है, अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो अब्राहम लिंकन कहते हैं। लिंकन जी कहते हैं क्या होगा? जनता का किसका शासन? जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता पर शासन या जनता के लिए। एक तो लोकतंत्र कहाँ देख लेना है? शासन व्यवस्था में। दूसरा लोकतंत्र कहाँ देखना है? जीवन मूल्यों में। यानी कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शासन में ही लोकतंत्र हो, जीवन में भी हमारे लोकतंत्र होना चाहिए कि जिसका अधिकार जो भी है, जिसका जो फर्ज है वो उसको पूरा हो। और अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, अगर ये दोनों चीजें लागू होती हैं तो बनता है वास्तविक लोकतंत्र। तब जाके वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है। क्या क्या होता है? जब शासन व्यवस्था और जीवन मूल्य दोनों में जब लोकतंत्र होता है तब वास्तविक लोकतंत्र बन पाता है। इसमें क्या है? जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। ये लिंकन ने कहा है शासन व्यवस्था का लोकतंत्र का आधार है। जीवन मूल्यों में लोकतंत्र किस तरह आएगा? ये 3 प्रकार से आएगा। सामाजिक लोकतंत्र, इन पर ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम बाद में एक एक करके डिफाइन करेंगे। सामाजिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र
और आर्थिक लोकतंत्र। ये तीनों अगर रहेंगे तो जीवन मूल्यों में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। इन सब का अर्थ क्या हुआ कि जो सत्ता का स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है वो किसके हाथ में है? जनता। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। लोकतंत्र क्या है? अर्थ जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन है, जनता द्वारा, जनता पर जनता का शासन जनता के द्वारा किया जाता है। ये क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो तरह से, एक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र, दूसरा जीवन मूल्यों में लोकतंत्र। इन दोनों में अगर लोकतंत्र रहेगा तो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये तो शासन व्यवस्था का लोकतंत्र हुआ जिसका स्रोत क्या है? जनता है। जीवन मूल्यों में लोकतंत्र किस तरह आएगा? जब सामाजिक लोकतंत्र होगा, सांस्कृतिक लोकतंत्र होगा और आर्थिक लोकतंत्र होगा। इन बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं सत्ता का स्रोत जनता पर, क्योंकि इसी में लिखना है तो मिटा देती हूँ। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी। जनता का कैसे शासन होगा? जनता कैसे शासन करेगी? एक तो प्रत्यक्ष, एक तो क्या करेगी कि प्रत्यक्ष करेगी, दूसरा प्रतिनिधि द्वारा। प्रतिनिधि द्वारा। प्रत्यक्ष तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षता कैसे जनता पर शासन करेगी? इतनी भीड़ है, कौन किसी पर शासन करेगा? तब तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है। प्रतिनिधि द्वारा करता है कि जनता अपना एक प्रतिनिधि को शासक बना दे और वही शासन करे। तो प्रतिनिधि कैसे बनेगा? चुनाव द्वारा। इसके लिए क्या कराया जाएगा? चुनाव। इसके लिए क्या कराया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से क्या होगा? सरकार बनेगी, लेकिन ये सरकार कैसी होगी? अस्थायी। अगर स्थायी चुन देंगे तो जो राजतंत्र की तरह हो जाएगा कि राजा ही वही बनता रहेगा, फिर तो दूसरा आ ही नहीं पाएगा। यानी कि अस्थायी होती है, एक निश्चित। अस्थायी का मतलब निश्चित समय के लिए, फिर हटा दिया जाएगा। जैसे भारत में 5 साल के लिए। भारत में कितने साल के लिए चुनी जाती है सरकार? 5 साल के लिए। इससे क्या होता है, जब ये अस्थायी सरकार चुनी जाएगी तो जनता, लेकिन सही प्रतिनिधि चुनने के लिए सही सरकार चुनी जाएगी और अस्थायी रहेगी, तो इसमें नागरिक क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। सशक्त नागरिक। क्यों? क्योंकि अगर स्थायी हो जाएगी तब तो नागरिकों का महत्व ही नहीं रहेगा, सरकार ही सब कुछ हो जाएगी। लेकिन सशक्त नागरिक हो जाता है क्योंकि वो 5 साल बाद सरकार को हटा के पुनः दूसरा व्यक्ति, दूसरा प्रतिनिधि सरकार में भेज सकता है। सशक्त नागरिक कब होगा? जब ये अधिकार संपन्न हो। अधिकार संपन्न नागरिक कैसे सशक्त होगा? सशक्त नागरिक कैसे बनेगा? जब अधिकार संपन्न हो। जब नागरिकों के पास अधिकार होंगे तब वह सशक्त होगा। अधिकार क्या हो? समता हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो। सभी नागरिक समान हो और वो स्वतंत्र भी हो। समानता कहाँ कहाँ दी गई है? कानून में, अवसर में, अन्य भी है आपके। ये दोनों किस में है? मूल अधिकार में। समानता का अधिकार कहाँ दिया गया है? मूल अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको कहाँ मिला है? मूल अधिकार में। स्वतंत्रता 2 प्रकार की है। एक तो है नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक, दूसरी दैहिक। ये आर्टिकल 21 में है और ये किस में है? आर्टिकल 19 में।
ये आपका आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 16 है। ये मूल अधिकार है, इन पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर मूल अधिकार अभी समझाने लगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। मूल अधिकार का चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तब इनको अधिक डिफाइन करूंगी, विस्तार इनका बताऊंगी। अभी ये जान लीजिए कि सशक्त नागरिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसको अधिकार संपन्न हो, उसके पास अधिकार हो, नागरिक के पास अधिकार हो। क्या अधिकार हो? कि वो समानता हो आपस में, और उसे स्वतंत्रता हो कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके, और उसकी दैहिक स्वतंत्रता भी हो कि वो जीवन गरिमामय जी सके। अगर ये सब कंप्लीट रहा तो क्या बनेगा? तब आएगा सुशासन। सुशासन कैसे निश्चित होगा? अगर ये सब चीजें पूरी तरह से मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सुशासन होगा। अब हम बात करेंगे सुशासन पर। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम एक बार और डिफाइन कर देते हैं। जनता कैसे शासन करेगी? या तो प्रत्यक्ष करे या अपने प्रतिनिधि द्वारा। प्रत्यक्ष तो संभव नहीं है कि जनता अपने ऊपर शासन कर सके, प्रतिनिधि द्वारा करती है। प्रतिनिधि कैसे चुनती है? चुनाव द्वारा सरकार बनती है, जो अस्थाई सरकार है, स्थायी नहीं है, अस्थायी सरकार है, एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है, जैसे भारत में 5 साल के लिए। इस सब कब हो पाता है? जब नागरिक सशक्त हो। और नागरिक कैसे सशक्त बनेगा? नागरिक अधिकार संपन्न हो, नागरिकों के पास अधिकार हो तो वो सशक्त हो जाएगा। अधिकार कैसे होगा? समानता का अधिकार हो और स्वतंत्रता का अधिकार हो। समानता कानून में हो, अवसर में हो, स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता हो, दैहिक स्वतंत्रता, यहाँ विचार अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता होती है। अगर ये सब संभव हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? सुशासन। अब बात करते हैं हम सुशासन पर। समझ में आ रहा है ना? कमेंट्स में बताते जाइए। अब हम बात करते हैं किस पर? सुशासन पर। सुशासन पर बात करते हैं। सुशासन कैसे मिलेगा? जब जनता की सहभागिता होगी। जनता की सहभागिता होगी तब हमें सुशासन मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि वो हिटलरपंथी हो जाएगा, वो अपने आप में तानाशाह हो जाएगा, और वो किसी की बातें, सरकार जो है वो तानाशाह हो जाएगी जब जनता की सहभागिता नहीं रहेगी, और वो अपने मन के सारे कार्य करेगी। तो सहभागिता किस तरह सुनिश्चित करेंगे? एक तो निष्क्रिय सहभागिता जो हम अक्सर निभाते हैं, दूसरी सक्रिय सहभागिता। निष्क्रिय सहभागिता कैसे? निष्क्रिय सहभागिता कैसे कि हम मतदान करते हैं और यह एक कार्य है, ये समझ लेते हैं कि मतदान करना एक काम है, हमने कर दिया, काम खत्म। यहाँ जनता क्या है? जनता सिर्फ दर्शक की भूमिका में है, दर्शक की भूमिका में। सहभागिता निष्क्रिय है। निष्क्रिय कैसे? कि मतदान को हम एक काम समझते हैं। अक्सर जनता हमारे यहाँ आजकल अभी भी यही समझती है कि मतदान हमारा एक काम है, हमने वोट डाल दिया और हम क्या कर सकते हैं, बस वोट ही तो दे सकते हैं। तो ये वोट डालने को सिर्फ एक काम समझना, और जनता यहाँ क्या हो जाएगी? सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में हो जाएगी, इसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन अगर जनता सक्रिय भूमिका में है तो जनता क्या करेगी? सक्रिय भूमिका में क्या करेगी? जो मतदान करेगी, मतदान के साथ साथ मतदान का मूल्य भी समझेगी। मतदान करेगी, मतदान का मूल्य समझेगी, दायित्व निर्धारित करेगी अपना भी और सरकार का भी।
ये अगर एक्टिव होके करेगी तब सक्रिय होगी। मतदान करेगी, मतदान के साथ साथ मतदान हमने क्यों किया, उसका वास्तविक मूल्य क्या है ये समझेगी, दायित्व बोध कराएगी सरकार को, तब ये सक्रिय सहभागिता होगी। और क्या क्या होगा सक्रिय सहभागिता में? नीति निर्माता में भागीदारी, नीति निर्माता के रूप में भागीदारी, और नीति के क्रियान्वयन में, कि पूछे कि जो नीतियां बन रही है जिनका क्रियान्वयन हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब सही से होगा तो जनता की सहभागिता कैसी हो जाएगी? सक्रिय सहभागिता हो जाएगी। क्या देखिए, सुशासन आया, कैसे आएगा? जनता की सहभागिता से। जनता की सहभागिता दो प्रकार से, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय का मतलब सिर्फ वोट डाल दिया और हमारा एक काम था वोट डालना, डाल दिया और हमें और इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, तो जनता क्या रह जाएगी? सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में होगी। अगर सक्रिय सहभागिता है तो मतदान करेगी, उस मतदान की वैल्यू भी समझेगी और सरकार को दायित्व बोध भी कराएगी कि अगर इस बार हमने वोट दिया, अगर आप नहीं सही से काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। नीति निर्माता के रूप में भी सहभागिता करेगी और नीति के क्रियान्वयन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना ये सब किस पे निर्भर करेगा? ये जो सहभागिता है, ये वाली सहभागिता किस पे निर्भर करेगी? निर्भर किस पर करेगी? ये मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये किस चीज पे निर्भर करेगी? जनता की सक्रिय सहभागिता किस बात पर निर्भर करेगी? किस बात पर निर्भर करेगी? कि एक तो करेगी नागरिक चेतना पर, नागरिक चेतना पर, और दूसरा करेगी जनोन्मुख संस्थाओं पर। जनोन्मुख संस्थाओं पर जनता की सक्रिय सहभागिता किस बात पर निर्भर करेगी? एक तो नागरिक चेतना पर करेगी, दूसरा करेगी जनोन्मुख संस्थाओं पर। नागरिक चेतना भी दो प्रकार से काम करेगी, एक व्यक्तिगत, दूसरा समुदाय के रूप में। व्यक्तिगत कैसे करेगी? व्यक्तिगत करेगी कि अगर शिक्षा सही हो, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो समझ पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, हमें जाति के आधार पर वर्ग लाया जा रहा है या संप्रदाय के आधार पर या पैसे देकर, ये सब शिक्षा करेगी। दूसरा, सूचनाओं तक उसकी पहुंच हो, सूचनाओं तक पहुंच, यानी कि सूचनाओं तक उसकी पहुंच होगी तभी तो वो समझ पाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। सामुदायिक तौर पे ये काम कौन करेगा? दो लोग करेंगे। कौन दो लोग करेंगे? एक तो करेगी मीडिया, दूसरा करेंगे मीडिया और नागरिक समाज। नागरिक समाज मीडिया कैसी हो? जब मीडिया कर पाएगी, मीडिया पर हम अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नागरिक समाज में कौन कौन आएगा यहाँ देख लेते हैं। एनजीओ जो हैं वो नागरिक समाज में आएंगे, और भी हित समूह होते हैं वो सब नागरिक समाज में आ जाएंगे। और जो ये जनोन्मुख संस्थाएं हैं ये हो जाएंगी, जैसे मानव अधिकार आयोग है, ये भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो सरकार और जनता के लिए सही से कार्य हो पाता है। मानव अधिकार आयोग, जैसे हमारे पास आरटीआई की सुविधा है, हम पूछ सकते हैं रिट दायर करके कि क्या सही है क्या नहीं है। जैसे पीआईएल है जो कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
अब हम मीडिया पे बात करेंगे। यहाँ स्पेस नहीं है, ये देख लीजिए, मीडिया हम इधर अलग से लिखते हैं। मीडिया, मीडिया लोकतंत्र में भूमिका मीडिया की, लोकतंत्र में भूमिका, मीडिया की लोकतंत्र में भूमिका। मीडिया का स्वरूप कैसा हो, क्वेश्चन पूछा जाता है सुशासन में मीडिया की क्या भूमिका है, या हमारे चौथे स्तंभ पर इस तरह मीडिया के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मीडिया की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, और सुझाव। ये इसलिए अलग से लिख दिए हमने कि इन पर प्रश्न, मीडिया पे अलग से भी प्रश्न आता है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, जनता व सरकार के बीच, सरकार के बीच सेतु का काम करती है। किसका काम करती है, सेतु का काम करती है। यानी कि जनता की, सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो जनता को बताती है, और जनता की जो खामियां, सरकार की जो खामियां हैं वो भी जनता को बताती है, और जनता सरकार के बारे में क्या कह रही है, क्या बोल रही है, वो सब भी सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, मीडिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो मीडिया का स्वरूप निष्पक्ष हो, स्वायत्त हो, स्वायत्त हो, मीडिया निष्पक्ष हो, स्वायत्त हो, और हमारे पास एक वैकल्पिक मीडिया का भी, इसे आप सुझाव में भी दे सकते हैं, वैकल्पिक मीडिया भी हो, जैसे फेसबुक, हिंदी में लिख देते हैं, फेसबुक, ट्विटर आदि। वर्तमान स्थिति मीडिया की क्या है, इसे आप करंट से जोड़िएगा। इस पर मैं नहीं कुछ लिखूंगी, इसे आप करंट से जोड़ लीजिएगा। अभी मीडिया की क्या स्थिति है, कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, गोदी मीडिया है, पेड मीडिया है, इस तरह से, या कुछ कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे चुनाव के समय कोरोना की स्थिति नहीं दिखाई, चुनाव के समय कोविड-19 को नहीं कवर किया। ये सब उदाहरण एक आध दे सकते हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पर थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ में हम वर्तमान स्थिति में इसकी नेगेटिविटी बता देंगे। फिर हम सुझाव दे देंगे कि मीडिया किस किस तरह की होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में मीडिया का मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं लोकतंत्र में, और मीडिया कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सब इसमें हमें पता चलेगा। तो आज हम भारत का जो स्वरूप है उस पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो संविधान में दिया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, वो सब दिए ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि चर्चा जो हमने की थी, अब हम उन पर बात करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक चीज और रह गई है, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। किस पर बात करनी है, जो जीवन मूल्यों में लोकतंत्र था उस पर नहीं बात की गई। जीवन मूल्यों में लोकतंत्र, अभी तो हमने जो बताया वो शासन में लोकतंत्र था। जीवन मूल्यों में लोकतंत्र हमने 3 प्रकार से बताया था, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्या क्या बताया था, सामाजिक, सांस्कृतिक और
आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक दो प्रकार का, कृत्रिम असमानता स्वीकार नहीं। अगर कृत्रिम रूप से असमानता की जाएगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे कि ये ब्राह्मण है तो इसको ये मिलना चाहिए, ये क्षत्रिय है तो इसको ये मिलना चाहिए, ये कृत्रिम है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है तो ये कृत्रिम असमानता स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन प्राकृतिक असमानता स्वीकार, इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जैसे पुरुष स्त्री, ग्राम शहर, गरीब अमीर, इस तरह का, इसी के आधार पर क्या दिया जाता है, आरक्षण। आरक्षण पर हम अलग से बात करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे। सांस्कृतिक लोकतंत्र किस प्रकार से होगा? सांस्कृतिक लोकतंत्र दो प्रकार से होगा। हमारा समाज क्या है? बहुलवादी है, बहुलवादी समाज है। तो यहाँ सहिष्णुता हो, सर्वधर्म समभाव हो, सर्वधर्म समभाव हो, इस तरह से हम सांस्कृतिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्या है? आर्थिक के लिए मेन है विकास। आर्थिक में क्या आएगा? विकास। विकास किस तरह का? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। हम अधिक महत्व इस पे देने लगते हैं, लेकिन जब तक ये तीनों विकास नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। और ये भी विकास किस तरह से? ये तो विकास, तीन विकास जो हमने बताए, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसमें एक चीज और बता देती हूँ विकास में थोड़ा सा। ये जो विकास है इसे सामुदायिक विकास बोलेंगे। एक विकास होगा व्यक्ति का, पर्सनल विकास, व्यक्तिगत विकास। क्योंकि व्यक्ति का एक तो सामाजिक विकास होता है, एक व्यक्ति का स्वयं का भी विकास होता है। तो व्यक्तिगत विकास कैसे होगा? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे खाद्य सुरक्षा। अब जैसे खाद्य सुरक्षा पे क्वेश्चन आता है, भूमिका किस तरह बनाते हैं? खाद्य सुरक्षा पे क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिसमें व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो रोटी की पूर्ति करने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह से जो भी प्रश्न की मांग हो उस तरह से आप इसे भूमिका के तौर पर लेकर लिख सकते हैं, इसीलिए इस तरह से समझा रही हूँ। खाद्य सुरक्षा है, आवास है, पेयजल है, ये जो भी है आवश्यक है, जो आपको पता ही है, जैसे प्राथमिक शिक्षा है। और इस समय की सबसे बड़ी जरूरत वो है क्या? स्वास्थ्य या चिकित्सा। ये व्यक्ति के जीवन की, गर्ममय जीवन की जुड़ी हुई है। इसे भी आप अभी अगर प्रश्न पूछता है तो करंट से, कोविड से जोड़ सकते हैं। ये था आपका लोकतंत्र, जिसे आप
प्री में या मेंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में उसमें भी आप लिख सकते हैं, मेंस में पूछा जाए उसमें भी आप लिख सकते हैं। कल हम बात करेंगे समाजवादी जो विचारधाराएं थी जिन पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन पर जो बात की थी उस पर हम बात करेंगे कल अगले वीडियो में कि संविधान प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व को बढ़ाने वाली भावना, ये सबका कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है संविधान में। तो उस सबको विस्तार से कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट्स बॉक्स में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।